प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहला फ्रॉम, पहले देखेंगे क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, हाइड्रो पेरोक्साइड। देखो ये क्यूमीन होता है, यदि इसकी रिएक्शन मैं O2 के साथ या फिर एयर के साथ कराता हूं तो हमें ये मिलता है, इसको बोलते हैं हम क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। यदि इसको मैं H2H+ देता हूं तो ये फिनॉल में और एसीटोन में ब्रेक हो जाता है। क्या बनता है? फिनॉल फिनॉल और एसीटोन। यहाँ पे एसीटोन की क्वांटिटी भी अच्छी खासी मिलती है, तो कभी कभी वो फिनॉल के बारे में ना पूछ के किसके बारे में पूछ लेता है, एसीटोन के बारे में पूछ लेता है। हाँ, नी चैप्टर है। एरोमेटिक कंपाउंड्स पे आ गए हम लोग। एरोमेटिक कंपाउंड्स में पहला है फिनॉल। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है वो देखते हैं। मैकेनिज्म देखो, ये तो आपने पढ़ाई है कि क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड से बताता हूँ मैं। अपने पास ये है CH3CH3। यहाँ पे H+ आता है पहले, H+ पे अटैक करता है, क्या बनता है? ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखो यदि ये बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, तो इस O का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। हम कभी भी O का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं करते, तो हम साथ के साथ क्या करते हैं, इस पीएच को यहाँ शिफ्ट करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। जब ऐसा होगा तो यहाँ से H2O तो बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बन गया, CH3 और O के साथ लग गया पीएच। अब यहाँ पे फर्दर OH2 आता है, H2O इस पर अटैक करता है। इस पर अटैक किया तो क्या बनेगा, सी CH3 OH2+ और यहाँ पे OPH। ठीक है, जो है कम पड़ गई। ठीक है, यहां से क्या होगा, यहां से ये H+ निकला, H+ निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3OH OPH। अब मैं ये वाला बॉन्ड यहाँ आता है और ये वाला OPH यहाँ जाता है,
जब ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो बेटा ये H प्लस की फॉर्म में निकलेगा और H प्लस इस O के साथ आगे जुड़ जाता है, तो हमें क्या मिलता है, CH3CO प्लस PHOH। तो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट तो ये कि यहाँ पे PH ही क्यों माइग्रेट किया, यहाँ पे CH3 भी तो माइग्रेट कर सकता था, ये दोनों CH3 में से CH3 भी तो माइग्रेट कर सकते थे। मैं तो, ये डिपेंड्स ऑन द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। वो ग्रुप माइग्रेट करता है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, ज्यादा होता है, और यहाँ पे पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है वो आर के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे जो इसलिए यहाँ पे जो माइग्रेट हो रहा है वो कौन हो रहा है, पीएच हो रहा है। एसीटोन प्लस फिनॉल ही तो लिखा है बेटा, नोट करो। अमाइन कहाँ लिख दिया मैंने, फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन है, CUMENE। यशवंत क्या पूछ रहा है भाई। हो जाएगा तो डन लिखेंगे। डिस्कशन नेक्स्ट वीक में करेंगे, ORM3 ORM4 का बना लीजिएगा, पॉइंट लिखिए। दैट ग्रुप माइग्रेट्स विच हैव दैट ग्रुप माइग्रेट्स विच हैव more migratory aptitude, that group migrates which have more migratory aptitude। तो जो migratory aptitude आता है बेटा, migratory aptitude
सबसे ज्यादा किसका आता है? इट इज कीमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन। PHHR या HPHR, एक्चुअली अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है। अभी तो PHHR लिख लो, PHHR चेक कर लूंगा मैं एक बार। PH और H में कंफ्यूजन है, R तो डेफिनेटली सबसे कम होता है। एज ERG, एज नहीं, जो ERG होता है ना, ERG इंक्रीजेस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। इसलिए R के अंदर 3 डिग्री का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड 2 डिग्री से ज्यादा होता है, 2 डिग्री का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड 1 डिग्री से ज्यादा होता है। तो अलग अलग रिएक्शंस का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या आता है, अलग अलग आता है। नोट करिए, अगला पॉइंट लिखिए फिर। और इसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से करेंगे क्वेश्चन। डन। इसके नीचे अगला पॉइंट लिखिए। जनरली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जनरली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डज नॉट माइग्रेट, जनरली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डज नॉट माइग्रेट। ठीक है, अब ट्रिक देखो, हम जिस ट्रिक से करेंगे, सर जो माइग्रेटरी ग्रुप होगा उस माइग्रेटरी ग्रुप को हम OH के साथ जोड़ेंगे, और जो अदर ग्रुप्स होंगे, अदर ग्रुप्स को हम CO के साथ जोड़ेंगे। जो माइग्रेटरी ग्रुप होगा उसको OH के साथ और अदर ग्रुप्स को CO के साथ। अब देखो कैसे करेंगे। यदि हमने लिया ये और इसकी रिएक्शन पहले हमने O2 के साथ कराई, फिर जो भी बना उसकी रिएक्शन हमने H2OH+ के साथ कराई, B पूछा। तो पहली बात तो A क्या बनेगा, सर A जो होगा वो ये होगा, PH अब यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मत देखने लगना, पहले हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे। अब यहाँ पे 3 ग्रुप है, एक ये वाला PH, एक ये वाला PH, एक वाला CS3। किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, डेफिनेटली PH का। जब इसकी रिएक्शन हम H2OH+ के साथ कराएंगे तो PH को तो हम OH के साथ जोड़ देंगे। बचा कौन हमारे पास, एक PH चला गया तो एक PH और एक CS3 बचा। तो एक तरफ PH जोड़ेंगे कीटोन के, और एक तरफ CS3 जोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे।
करिए। तो मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, यदि आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। करिए फटाफट। ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद परऑक्सी लिंकेज कहाँ बनेगा? बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही बनेगा हमेशा परऑक्सी लिंकेज। यदि ये रिएक्शन आएगी तो आपको हाइड्रोजन जरूर दिया गया होगा कार्बन पर। डन। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, पीएच का। तो यहाँ पे एक तो हमें क्या मिलेगा, बचा क्या क्या, CH3। ठीक है, यहाँ पे किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, देखो इसका तो सबसे कम होगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इस वाले का होगा, क्योंकि ऑर्थो वालों का जनरली माइग्रेशन नहीं होता है। तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा तो डेफिनेटली हमें ये मिलेगा यहाँ पर। बचा क्या, पीएच। आया समझ में? तो देखो मैकेनिज्म करने की, जो करना चाहो मैकेनिज्म कर सकते हो, पर जल्दी आंसर चाहिए तो ये ट्रिक याद रखिएगा, आंसर आ जाएगा। डन। बेटा प्लस आई तो, और जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना इस माइग्रेशन में, उसमें रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ऑर्थो वाला जो होता है वो माइग्रेट नहीं करता है। जब माइग्रेशन होता है तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहाँ से यहाँ के लिए, तो उसमें रिपल्शन ज्यादा प्रिक्रिएट कर देता है ऑर्थो वाला, इसलिए नहीं होता। 3 वाला, देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसमें है और इसमें है, ऑर्थो वाले का माइग्रेशन होता नहीं है, तो पैरा वाला करेगा। बेंजीन का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेंजीन और इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। ERG जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसलिए हमने पैरा वाले का माइग्रेशन कराया, तो पैरा वाले के साथ हमने OH लगा दिया और बाकी के एसिड्स छोड़ दिए। नेक्स्ट।
फोर्थ। करिए। ऋतुराज, जल्दी करो भाई। हो गया। चलो ध्यान से देखें, ए क्या बनेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका है, पीएच का। तो पीएच के साथ तो फिनॉल आ गया। फिनॉल आ गया, बचा क्या, CH3 और। अब यहाँ पे यदि बात करें तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका है सबसे ज्यादा। और क्या बचेगा। ठीक है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पीएच का, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। एक बार और चेक करूंगा मैं ना। नेक्स्ट, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, देखो सैलिसिलिक एसिड को पढ़ाने से पहले एक रिएक्शन मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यदि हम कोई एसिड का सॉल्ट लेते हैं या हम कोई एसिड लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम NaOH और CaO के साथ कराते हैं, तो बेटा ये CO2 हट जाता है और इससे हमें RH मिलता है और Na2CO3 मिलता है। इसको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें CO2 बाहर निकलता है, इसलिए हम इसको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड तो ये होता है OH COOH। अब आप यदि यहाँ पे ध्यान दो तो NaOH और CaO क्या कर रहा है, CO2 को बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ पे यदि हम NaOH और CaO लेंगे, बेटा NaOH और CaO इस CO2 को बाहर निकालेगा, तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है तो ये इस OH को ONA में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा तो हमें ये मिल जाएगा।
क्या हुआ, समझ में आया? CO2 बाहर निकला तो H इसके साथ जुड़ गया, H जुड़ गया तो ये तो बेंजीन बन जाएगा। भाई ये OH का H प्लस जो है ये एसिडिक है, यहाँ बेसिक मीडियम है, एसिड बेस एक्शन हो जाएगी, इसलिए ONA में कन्वर्ट हो गया। यदि हमें ऐसे फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो ऐसे हमें दोबारा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तब ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, फिनॉल में कन्वर्ट होगा। इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। अब जरूरी नहीं है कि हम सैलिसिलिक एसिड ही लें, अब हम जानते हैं कि इसकी हेल्प से तो ये बाहर हट जाएगा, तो यदि हम इसको मेटा पे भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं है। हमने क्या लिया, NaOH और CaO, तो यहाँ पे हमने H प्लस ले लिया, जिससे कि मैं डायरेक्टली लिख पाऊँ फिनॉल। जरूरी नहीं है कि ये मेटा पे ही हो, यदि हम इसको पैरा पे भी लगा देंगे तब भी काम चलेगा। यदि हम OH ले लें, हम COOH ले लें, और हमने इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दी और H प्लस दे दिया, तब भी हमें क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा। तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये होता है। यदि हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो यहाँ से SO2 बाहर निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ONA में। ओ, वैसे तो फिनॉल में होना चाहिए, और बेसिक मीडियम होने की वजह से ये ONA में। अब यदि इसको हमें दोबारा कन्वर्ट करना है तो बेटा हमें H प्लस देना पड़ेगा और ये फिनॉल बन जाता है। हम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड से रिएक्शन करा सकते हैं, हम सैलिसिलिक एसिड से बना सकते हैं फिनॉल को, और हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना सकते हैं फिनॉल को। हाँ बेटा, COOH हटेगा तो हमें हर एक पोजीशन में हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा। फोर्थ में क्यूमीन कहाँ है, फोर्थ में क्यूमीन कहाँ है? अरे क्यूमीन नहीं है, पर क्यूमीन जैसा तो है, CH3H और PH है। क्यूमीन का मतलब है एक कार्बन पर H होना चाहिए जिससे कि हम हाइड्रोपरऑक्साइड बना पाए, कम से कम एक H की रिक्वायरमेंट है, फिर क्यूमीन हो भी। ऐसे तो इससे पीछे वाले एग्जाम्पल में भी क्यूमीन नहीं थे। डन। जिस तरह फोर्थ में बेंजीन निकला वैसे थर्ड में निकलना चाहिए था ना, फोर्थ में बेंजीन निकला वैसे थर्ड में निकलना चाहिए था। थर्ड, अरे थर्ड में तो तीनों बेंजीन है, ERG लगा हुआ है, तो ERG वाले का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है ना, उसके नीचे पढ़ना, ERG इंक्रीजेज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड।
डन। नेक्स्ट, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या पहले फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डाईएजोनियम ये होता है एरोमेटिक में हर कंपाउंड में मिलेगा। इसको बोलते हैं हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। यदि इसकी रिएक्शन हम H2O और हीट कर लें, ये आपको लिखा हुआ मिल सकता है क्या, बॉइलिंग वाटर। तो फिनॉल मिलेगा। N2 गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो यदि हम RMgX लेते हैं, ध्यान देना, और इसकी रिएक्शन हम CO2 के साथ कराते हैं और इसको H+ देते हैं, तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। समझ सकते हैं इसे आप। देखो RMgX, ये माइनस है, ये प्लस है। यदि हम CO2 लेंगे तो ये इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो R के साथ C ने बॉन्ड बनाया, ये तो एज इट इज रहा, ये ऊपर चला गया, O- हो गया। अब यदि इसको हम H+ दे देंगे बेटा, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, है ना। ऐसे ही यदि हम RMgX लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम CO2 की जगह पे किसके साथ कर दें, O2 के साथ, और फिर इसको H2O से H+ मिल जाएगा। इधर भी हम H2O लिख सकते हैं, है ना। हमारा मेन मकसद है कि हमें H+ मिलना चाहिए, तो इधर भी हम क्या लिख सकते हैं, H2O। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, O2 के साथ ही हमेशा अल्कोहल देता है, तो ये याद होना चाहिए कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम CO2 के साथ कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम O2 के साथ कराते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है। तो अब हमें PHOH बनाना है, तो डेफिनेटली सर यहाँ पे हम क्या ले लें, PHMgBr ले लें, या PHMgCl ले लें, कुछ भी ले लें। यदि हम PHMgCl की रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं और H2O के साथ कराते हैं, तो सर हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। यदि हमें मीथेनॉल बनाना है तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, CH3MgBr लेना पड़ेगा। यदि हमें इथेनॉल बनाना है तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, CH3MgBr। इथे मीथेनॉल बनाना है तो CH3MgBr लेना पड़ेगा, या MgCl ले लो।
और इथेनॉल बनाना C2H5MgCl लेना पड़ेगा। तो जब भी कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट O2 के साथ रिएक्शन करता है तो अल्कोहल देता है। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन करता है, CO2 के साथ रिएक्शन करता है, तो हमें एसिड देता है। नेक्स्ट, डोस प्रोसेस पढ़ा हुआ है आपने। यदि हम क्लोरोबेंजीन ले लें, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें, NaOH के साथ करा दें, 623 केल्विन टेम्परेचर पर, और 300 या 320 है, चेक कर लेना, पीछे लिखवाया हुआ है, 300 ATM प्रेशर पे। तो हमें पहले ये मिलता है, फिर हमें इसे H+ देना पड़ता है, और हमें ये मिलता है। ठीक है, डोज प्रोसेस है। नेक्स्ट, फ्रॉम बेंजीन, यदि हमें बेंजीन से डायरेक्टली फिनॉल बनाना हो तो क्या करेंगे। मैं इसकी रिएक्शन हम Fe2+ FeSO4 और H2O2 के साथ करा देते हैं, हमें डायरेक्टली फिनॉल मिल जाता है। इस रिएजेंट को हम कहते हैं फेंटन रिएजेंट। इस रिएजेंट को बोलते हैं हम फेंटन्स। वैसे ये कोर्स में नहीं है, पर बेंजीन से बाई चांस डायरेक्टली बनाने की नौबत आ जाएगी तो हम फेंटन्स के साथ क्या करते हैं, दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये फिनॉल बनाने का मेथड है, और हम फिनॉल बनाने के मेथड को ही पढ़ रहे हैं अभी।
चलिए नेक्स्ट। तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन खत्म। नेक्स्ट वन इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। पहला हैलोजिनेशन। ध्यान दें, यदि हम फिनॉल लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम Br2 CS2 के साथ कराते हैं, CS2, या फिर हम Br2 CH3 COOH के साथ कराते हैं, तो हमें ये मिलता है और हमें ये मिलता है, जिसमें ये मेजर होता है, क्योंकि यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा ऑर्थो पोजीशन पे। यदि हम Br2 के साथ H2 लेते हैं, मतलब ब्रोमीन वाटर लेते हैं, तो हमें ये मिलता है। अंतर क्या है? देखो इसमें तीन हो, ये बात तो क्लियर है कि जो OH है इट इज ऑर्थो पैराड एक्टिंग, ये ऑर्थो पैराड एक्टिंग है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। पर ऊपर वाले में आप देखो तो या तो हमें ऑर्थो मिल रहा है या फिर हमें क्या मिल रहा है, पैरा मिल रहा है। जबकि नीचे वाले में जब हमने Br2H2 लिया है, तब हमने क्या किया है, यहाँ पर तीनों जगह पर क्या किया है, अटैक कराया। वैसा हो क्यों रहा है? देखो जब यहाँ पे Br2H2 लिया है तो जो फिनॉल है इसके कांटेक्ट में ये H2 आएगा, H2O जो होता है वो इससे H+ ले लेगा क्योंकि फिनॉल मोर एसिडिक होता है, तो H2O की प्रेजेंस में ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिनॉक्साइड आयन जो होता है ये स्ट्रॉन्ग, इससे भी OH से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि इस पे माइनस है तो इसका मोर प्लस M है, किसके कंपेरेबली, OH के कंपेरेबली। तो ये इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा बढ़ाएगा OH के कंपेरेबली। और यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसमें Br जो होता है वो तीनों जगह पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है। तो सर इन फिनॉक्साइड आयन O- group is more activating group. So it increases more electron density in benzene ring. बेंजीन रिंग में ये क्या करता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। एंड Br attacks at all ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जबकि CS2 तो क्या है, न्यूट्रल है, CS2 तो इसके साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड। और CH3COOH जो है वो इससे भी ज्यादा एसिडिक है, तो CH3COOH की प्रेजेंस में ये OH जो होगा वो H+ को रिलीज नहीं कर पाएगा। और OH यदि H+ को रिलीज नहीं कर पाएगा तो ये O- में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, O- में कन्वर्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ये या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे अटैक करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सॉल्वेंट के ऊपर, मतलब जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। यदि लेस एसिडिक है तो वो फिनॉल को O- में कन्वर्ट कर देगा, और O- में कन्वर्ट कर देगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों पोजीशंस पे एक साथ अटैक करवा सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान हो तो मैंने एक टेस्ट बताया था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और मैंने स्पेशली बताया था कि जो बेंजीन होता है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है,
पर फिनॉल और एनिलीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, क्योंकि फिनॉल इस ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, पर बेंजीन इस ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो यदि हम बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे ना Br2H2O के साथ, तो नो रिएक्शन। पर हम फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं तो हो रही है। इसका मतलब बेंजीन डज नॉट गिव ब्रोमीन water test, but phenol and aniline give positive bromine water test। तो फिनॉल, बेंजीन तो नहीं देता ब्रोमीन वाटर टेस्ट, पर फिनॉल और एनिलीन जो होते हैं ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं। एसिटिक एसिड O माइनस क्यों नहीं बनाने देगा? अरे एसिटिक एसिड तो स्ट्रॉन्गर एसिड है ना फिनॉल से। फिनॉल से यदि स्ट्रॉन्गर एसिड है तो फिनॉल को कैसे H प्लस रिलीज करने देगा? ये पॉसिबल ही नहीं है कि फिनॉल को H प्लस रिलीज करने दे। डोज प्रोसेस कौन से टॉपिक में लिखवाया था? डोज प्रोसेस मैंने कहाँ लिखवाया था? डोज प्रोसेस जब हमने बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ी थी उसमें मैंने डोज प्रोसेस लिखवाया था। तो ये पहला हो गया क्या? हेलोजिनेशन। सेकंड वन इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन टेम्परेचर बेस्ड है। यदि हम OH लेते हैं और इसकी रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करता हूँ एट 25 डिग्री सेल्सियस, और इसकी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करता हूँ एट 100 डिग्री सेल्सियस, बेटा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। ध्यान देना, ये मोर स्टेबल होता है, क्योंकि हम जानते हैं हाई टेम्परेचर पर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कंपाउंड बनता है। ये मोर स्टेबल पता है, यदि ये बन जाए और इसको हम दोबारा हीट कर दें कंसंट्रेटेड H2SO4 देके 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टेम्परेचर बेस्ड है। 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें पैरा प्रोडक्ट मिलता है। नोट करिए। ठीक है, अभी बड़ा लिख देंगे अगले पेज से। हेलोजिनेशन में रीएजेंट से ही पता पड़ेगा प्रोडक्ट, हाँ रीएजेंट से ही पता पड़ेगा।
चले नेक्स्ट। अब इसका यूज देखते हैं। डन हो गया ना? कोई रह तो नहीं रहा? कोई रह रहा है? नेक्स्ट वन। क्वेश्चन कन्वर्ट। पहला क्वेश्चन है फिनॉल को ऑर्थोक्रिसॉल में कन्वर्ट करना है। अब पहली बात तो फिनॉल और ऑर्थोक्रिसॉल के फॉर्मूले आने चाहिए। फिनॉल ये होता है और हमें ऐसे कन्वर्ट करना है, ऑर्थोक्रिसॉल नहीं, हमें ऐसे कन्वर्ट करना है कैटिचॉल में। अब कैटिचॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दिस वन। कैसे बनाएंगे? देखो फिनॉल लेंगे और हमें इसकी ऑर्थो पोजीशन पे OH लाना है, तो हम पहले इसका सल्फोनेशन करा लेंगे। हमने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4। अब क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे लाना है तो हम कितने डिग्री सेल्सियस पर लेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस। ये बन गया। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है OH में, तो क्या करेंगे? हम NaOH लेंगे और फिर इसको H प्लस देंगे, तो ये SO3 Na जो होगा ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे अभी बताया था ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनता है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को ये OH में कन्वर्ट कर देगा, ये वाली रिएक्शन, तो हमें कैटिचॉल मिल जाएगा। दूसरा, यदि हमें फिनॉल से हाइड्रोक्विनॉल बनाना है तो अब फिर वही बात, पहले फिनॉल और हाइड्रोक्विनॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं ये फिनॉल है और यदि हमें इससे हाइड्रोक्विनॉल बनाना है तो हाइड्रोक्विनॉल ये है। अब कैसे करेंगे? अब यहाँ पे तो हमें ऑर्थो पोजीशन पे लाना था, तो हमने ये वाला टेम्परेचर यूज किया। अब हमें OH किस पे लाना है? पैरा पे। तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और हम 100 डिग्री सेल्सियस लेंगे। अब जब 100 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो क्या बनेगा? OH। हमें ये मिल जाएगा। तीसरा, हमें बेंजीन से बनाना है रिसोर्सिनॉल। अब बेंजीन से रिसोर्सिनॉल कैसे बनेगा? सर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराई। हम जानते हैं यदि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं सल्फोनेशन होता है। हमने दोबारा सल्फोनेशन कराया। इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पोजीशन पे SO3H आ जाएगा। अब दोनों SO3H हटाने तो हम NaOH लेंगे और फिर H प्लस दे देंगे इसको, तो ये दोनों पोजीशन पे हमें क्या मिल जाएगा? OH और OH। इट इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल। सही है। तो इस सेक्शन का यूज हम ऐसे करेंगे।
कोई डाउट तो पूछना भाई। मोर एसिडिक लेस एसिडिक एच का एच प्लस क्यों नहीं निकालता है? आनंद कुमार, पूरी ऑर्गेनिक खत्म होने को आई, अभी तक तो इसी में उलझा हुआ है। एच प्लस हमेशा मोर एसिडिक देता है। लेस एसिडिक का काम होता है एच प्लस को लेना। मोर एसिडिक की प्रेजेंस में लेस एसिडिक कभी भी एच प्लस रिलीज नहीं करता है। फर्स्ट कंपाउंड का नाम क्या है? कैटिचॉल, CATECHOL। डन। चलो नेक्स्ट। तो ये आपका सल्फोनेशन फिनिश। सल्फोनेशन, नेक्स्ट वन इज नाइट्रेशन। देखो भाई, यदि हम फिनॉल लेते हैं और फिनॉल की रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं, या पहले दोनों की एक साथ बता देता हूँ। यदि हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल की रिएक्शन हमने कराया डाइल्यूट HNO3 के साथ। डाइल्यूट HNO3 के साथ हमें ये मिलता है।
ये मेजर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। यदि हम इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या होगा, हमें ये मिलता है। इसको बेटा पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? पिक्रिक एसिड। और ये पता है ये मात्र 10% मिलता है। ये 90% मिलते हैं, ध्यान देना आप। मैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बहुत अच्छा। कंसंट्रेटेड HNO3 जो होता है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यदि हम देखें तो कौन वो रिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी उसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा, और उसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, जो रिंग होती है ना वो ही ऑक्सीडाइज हो जाती है। पूरी की पूरी रिंग ही ऑक्सीडाइज हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरी की पूरी रिंग क्या हो जाती है, इसमें ऑक्सीडाइज हो जाती है। भाई ये जो OH है ना, प्लस M के कारण ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बढ़ा देता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो इसके इलेक्ट्रॉन देने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत जल्दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देती है, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये बेंजीन रिंग बचती नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने अदर प्रोडक्ट्स लिखा है, अदर ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट्स, है ना। तो ये 90% बनता है, ये मात्र 10% बनता है। यहाँ पे भी अदर ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये 100% नहीं है, इन दोनों का सम जो होता है वो 100% नहीं होता। तो यहाँ पर यदि हमें नाइट्रेशन कराते हैं तो ये तो मात्र 10% मिलता है, बाकी 90% जो होता है वो अदर प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं। यदि हमें नाइट्रेशन कराना है तो हम क्या करेंगे, हम फिनॉल लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम HNO2 के साथ कराते हैं। सर HNO2 जो होता है ना ये हमें NO+ देता है, और HNO2 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें OH ये मिलता है, एक तरीका और है ये, या फिर हमें ये क्या मिलता है, OH NO। यदि आपको ध्यान ना हो कि HNO2 से हमें NO+ कहाँ मिला था, तो मैंने ये पढ़ाया हुआ है, HNO2 से NO+ हमने बनाया है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में। जब हमने SN1 रिएक्शन ऑफ अमाइंस पढ़ा था उधर मैंने HNO2 से NO+ बनाना सिखाया है, जिसको ध्यान नहीं हो वो देख लेगा। तो यहाँ पर अब हमें इसे नाइट्रो में कन्वर्ट करना है, तो इसका ऑक्सीडेशन करा दो। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये ONO जो होता है ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हम बना सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये पूरी की पूरी बेंजीन रिंग को ही क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। नोट करिए। हो जाएगा तो डन कर देंगे।
इधर ऑक्सीडेटिव वॉल लिख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। अदर ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स हो जाए तो डन लिखना भाई, 2-3 पॉइंट्स लिखवाने हैं उसमें। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन, अभी बता रहा हूँ, प्रीवियस पेज दिखाऊं, पहले पॉइंट्स लिखो इसके आगे। लिखिए इसके नीचे पहला पॉइंट, NO plus is weak nucleophile, sorry, weak electrophile. NO plus is weak electrophile. NO plus is weak electrophile and it gives ESR reaction only with ESR reaction only with activated ring. It gives ESR reaction only with activated ring. Activated ring का मतलब यदि बेंजीन के साथ OH लग रहा हो, बेंजीन के साथ OR लग रहा हो, या बेंजीन के साथ NH2 लग रहा हो, ओनली बेंजीन के साथ HNO2 रिएक्शन नहीं देगा। यदि बेंजीन के साथ OH, OR और NH2 लग रहा होगा तभी ये NO प्लस इसके साथ जुड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं जुड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, TNT एंड TNP, बेटा ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं इसको हम, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मतलब इसको TNP बोलते हैं ना, और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्विन उसको हम TNT बोलते हैं। TNP और TNT बोथ आर यूज्ड एज एक्सप्लोसिव, विस्फोटक की तरह यूज होते हैं। तो लिख लो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ब्रैकेट में लिख लेना TNP, एंड ट्राई नाइट्रोटोल्विन ब्रैकेट में लिख लेंगे TNT। TNP and TNT both are used as explosive. Trinitrophenol and trinitrotoluene both are used as explosive. ये होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अगला पॉइंट है ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये होता है पैरानाइट्रोफिनॉल। इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यदि हम वोलेटिलिटी की बात करते हैं तो सर वोलेटिलिटी फर्स्ट वाले की सेकंड वाले से ज्यादा होती है। यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट वाले का सेकंड वाले से कम होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो वोलेटिलिटी जहां पर अगल बगल वालों के साथ देखो इंट्रामोलिकुलर है तो ये घर के अंदर ही अट्रैक्शन बनाया हुआ है, तो इसका अपने अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। अट्रैक्शन कम होता है तो इसकी वोलेटिलिटी, अगल बगल वालों के साथ अट्रैक्शन यदि कम होगा तो आसानी से ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। इससे जिसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है।
तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो जाए, जहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसको मैं 1 बोल दे रहा हूँ एंड इसको मैं सेकंड बोल दे रहा हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड आर separated by steam distillation. ये ज्यादा वोलेटिलिटी वाला होता है तो ये आसानी से वोलेटाइल हो जाता है, ये उड़ जाता है और ये दूसरे बीकर में रह जाता है। तो स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए काफी। बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल है सेकंड कंपाउंड। ये वाला पेज देखना था किसी को। एक बार मैं पूरी स्लाइड्स दिखा रहा हूँ 5-5 सेकंड के लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, and last one is 8. TNP trinitrophenol and TNT trinitrotoluene. Trinitrotoluene is this. TNT. ठीक है, चलो गुड बाय। समझ में आ रहा है आप लोगों को? शीट बनाना चालू कर देंगे, शीट मतलब ORM3 ORM4 कंप्लीट कर लेंगे। और एनसीईआरटी जरूर पढ़ो भाई, भले ही पेपर लेट हो गया पर पढ़ के जल्दी से खत्म करेंगे उसका डिस्कशन।